इसलिए काम नहीं किया। और आदमी जब काम नहीं करता है उस समय भी एक काम जरूर करता है, नया काम करने के बहाने बनाता है। हेलो, एक बड़े अच्छे राइटर हैं डेविड जे स्वार्ट्स, उनकी किताब है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसमें वो कहते हैं कि जिंदगी में आपके पास में दो विकल्प होंगे आपके पास में, उन दो में से आपको एक चुनना पड़ेगा। अगर आप बहाने चुनेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, और जिस दिन बहाने छोड़ देंगे तो पैसा आपके पास में आने लग जाएगा। बहुत सारे लोग आज मीटिंग में पता क्यों नहीं आए? क्या किया उन्होंने? बहाने बनाए। और हम भी उन्हीं लोगों की कैटेगरी में यहाँ आ गए। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन हम भी खूब बहानेबाज आदमी हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी लिखते हैं कि आपने बहाने बनाने छोड़ दिए तो फिर पैसा भी आएगा और हर वो चीज जो आप जिंदगी में चाहते हो आपको मिलती चली जाएगी। तो शुरुआत में 3 महीने मैंने खूब सारे बहाने बनाए, लेकिन मेरी अपलाइन ने मेरे लिए सबसे अच्छा काम किया, ज्वाइनिंग करवाने से भी ज्यादा अच्छा काम किया, वो ये कि वो जबरदस्ती करके मुझे इस प्रकार की मीटिंग में लेके आ गए। मैं भी पधारा नहीं था, पधरवाया गया था। पीछे लगा रहा मेरा प्लान, एक बार एक मीटिंग में चल पड़, एक बार चल पड़। तो मैं आया तो इसलिए था कि चलो छोड़ दूंगा, बोलूंगा भैया चल पड़ा, अब तो पिंड छूटा। वो कहावत है ना कि नमाज छोड़ने गए थे रोजे गले पड़ गए, तो ऐसी कुछ कहावत है। तो गया तो आया तो मैं इसलिए था कि चलो यार बोल दूंगा भाई अब तो मीटिंग में टाइम कर दे, तो पीछा छोड़ दे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, ऐसे माहौल में आया, बैठा, देखा सारी चीजें, मैंने 2-3 चीजें देखी, नोटिस की, जिन्होंने मुझे आरसीएम करने के लिए प्रेरित किया। पहली चीज ये देखी कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे थे और अच्छा पैसा बना रहे थे। दूसरी चीज मैंने ये महसूस की कि जो मुख्य वक्ता था, जो मेन स्पीकर था उस दिन का, उन्होंने बहुत सारी बातें बहुत लॉजिकल तरीके से बताई और एक विजन दिखाया, एक भविष्य दिखाया डायरेक्ट सेलिंग का और आरसीएम का। उनकी बातों के लॉजिक ने मुझे सोचने पे मजबूर किया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये काम करना चाहिए, और मैंने नहीं किया तो शायद मैं जिंदगी में पिछड़ जाऊंगा, ऐसा एक फील आया मेरे अंदर। दोस्तों, आज से 22 साल पहले इसी प्रकार की एक मीटिंग मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। मेरा अनुभव ये कहता है ठीक उसी तरह से आज की ये मीटिंग, आज की ये तारीख 3 मार्च 2024 बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रही है। जिंदगी बदलने के लिए वर्षों नहीं लगते सर। हेलो, जिंदगी बदलने के लिए वर्षों नहीं लगते। एक राइटर है विली जोली, वो लिखते हैं कि आपकी जिंदगी 60 सेकंड में बदल सकती है। कितनी सेकंड में? 60 सेकंड। आपको लगेगा यार 60 सेकंड में कैसे जिंदगी बदल जाएगी? बिली जोली कहते हैं कि आपकी जिंदगी बदलती है निर्णय लेने से। हेलो, और निर्णय 60 सेकंड में लिया जा सकता है। आप यहाँ पे आए, आने के बाद में आप हालांकि बैठे यहाँ 2-3 घंटे आप बैठे, सारी चीजें आपने देखी, लेकिन बाद में निर्णय लेना है कि आज के बाद करूं, छोड़ दूं, करूं तो कितनी कमिटमेंट के साथ करूं। ये निर्णय लेने में कितना टाइम लगेगा सर? 60 सेकंड में आप ये निर्णय ले लेंगे। यस और नो? तो आज से 22 साल पहले ऐसी ही एक मीटिंग के बाद मैंने निर्णय लिया कि आज के बाद मैं आरसीएम को पूरी जान से करूंगा, पूरी दिल से करूंगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से करूंगा। जोश आ गया, एकदम फुल एनर्जी, गुब्बारा फूलने वाला है आपका व्यास। तो खूब एक्साइटमेंट।
और उस एक्साइटमेंट के साथ में अपलाइन ने बोला था कि लिस्ट बनाओ, तो मैंने लिस्ट में कुछ ज़्यादा बनाई नहीं, अपने 5-4 रिश्तेदारों को कॉल वोल किए। और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ आपको। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यार, मरवाएंगे। अच्छा, शुरुआत में मेरी 3 सिस्टर हैं, तीनों की शादी हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि जीजा जी तो यार कैसे मना करेंगे। आइडिया कैसा था? आपके दिमाग में भी ऐसे ही फालतू के आइडिया आते हैं? आते हैं ऐसे ही। मतलब हमारे रिश्तेदार हैं यार, वो तो क्यों मना करेंगे, वो हमारी भलाई चाहते हैं, हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, तो जो मैं कहूँगा वो कर लेंगे। तो इस सोच के साथ में मैं अपनी तीनों बहनों के पास में गया और मैं उनको ये समझाने गया था कि आरसीएम क्यों करना है। उन्होंने मुझे ये समझा दिया कि आरसीएम क्यों नहीं करना है, पूरे लॉजिक्स के साथ में। और मेरे बीच वाले जीजा जी तो वकील साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे लॉजिक दे दिए। और मेरा जो गुब्बारा था कि यह आज के बाद आरसीएम करना है, वो फुस हो गया। और एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। आज आपको लगता है कि भाई ये तो ऐसे ही डायमंड बन गए होंगे, ऐसे नहीं बने सर। उसी प्रोसेस से गुजरे हैं जिस प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं। डायमंड इसलिए बन गए कि हमने उस प्रोसेस को छोड़ा नहीं बीच में, हम चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, तो यहां पहुंच गए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उस प्रोसेस में को बीच में छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। यस और नो? सो मेरे साथ एक और दिक्कत थी शुरुआत में। मामा जी ने भी मेरे को बोला था कि भाई आप ये केबल का काम नहीं कर सकते, इतने संकोची हो, शर्मीले हो। तो वो मेरा स्वभाव था, उसकी वजह से मुझे बहुत समस्या आती थी। शुरुआत में मैं बड़ा एक्साइटेड होकर किसी से मिलने के लिए जाता, ये सोचते हुए जाता कि उसको प्लान दिखाऊंगा, फिर उसे ज्वाइन करवाऊंगा, किट विट साथ में लेके जाता था, फिर उसकी लिस्ट बनाऊंगा और मुंगेरी लाल की तरह सोचते हुए जाता था, फिर उसको रॉयल्टी में लेके जाऊंगा। सब सोच के जाता और जाने के बाद में चाय पी के वापस आ जाता। बहुत बार हुआ मेरे साथ में। सामने वाला पूछता भी, सर किस लिए आए थे? नहीं मैं तो ऐसे ही आ गया, इधर से जा रहा था, मैं सोचा मिलते हुए चलते। मतलब बात कहां से शुरू करूं वही समझ में नहीं आता था। कई बार ये लगता कि नहीं आज इसका मूड ठीक नहीं, फिर आऊंगा। कई बार बात शुरू करने होता, उसका कोई पड़ोसी आ जाता, फिर लगता कि नहीं आज ठीक नहीं, फिर करूंगा। बहुत बार ऐसा रहा, इतना एजिटेशन था मेरे अंदर में। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अगर यहाँ पे हूँ तो सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने आरसीएम की संगत को नहीं छोड़ा। इस प्रकार की मीटिंग्स में लगातार आता रहा। उस समय कैसेट आती थी, लगातार कैसेट सुनता रहा। जो किताबें अपलाइन बताते थे वो किताब में पढ़ता गया और लगातार चलते रहने का परिणाम है कि आज मेरे पास ये डायमंड की पिन है। कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? एक्साइटेड हैं? बहुत बढ़िया। डायमंड, आरसीएम में डायमंड बने या आप किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंचे लेवल पे जाएं, उसके लिए आपको सही रास्ता चुनना जरूरी है। या सुनो, और उस रास्ते पे अगर रास्ता सही है तो फिर लगातार चलते रहना जरूरी है। तो वो रास्ता क्या है और उस पर लगातार आप कैसे चलेंगे, उस पर मैं कुछ बात करने के मूड में हूं, अगर आप सुनने के मूड में हैं। कितने लोग मूड में हैं? चलिए,
जो लोग पहली बार हैं वो बड़े कंफ्यूज हो गए कि अरे डायमंड क्या होता है। हेलो, आरसीएम में डायमंड एक ऐसा लेवल है जहां पहुंचने के बाद आपकी हालत वैसी होती है जैसे आपके हाथ में अलादीन का चिराग आ गया। अलादीन के चिराग की कहानी सुनी आपने, क्या है? तो एक चिराग था, अलादीन नाम के व्यक्ति के पास में था। वो उसको घिसता तो उसमें से क्या निकलता था? एक जिन निकलता था। और जिन क्या बोलता था? हुक्म मेरे आका। बताइए क्या मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ? और अलादीन उसको बोलता है कि मुझे बढ़िया सी बीकानेर वाली थाली लिया खाने के लिए। तो जाता बीकानेर वाले की थाली ले आता। वो बोलता है कि बढ़िया से मुझे समोसे चाहिए नथुलाल के, तो नथुलाल के समोसे ले आता। तो मतलब वो जो भी चाहता वो जिन उसको लाके दे देता था। तो आरसीएम का ये डायमंड का लेवल भी वैसा ही है। यहाँ पहुंचने के बाद जो आप सोचेंगे वो तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाएगा। चाहे वो गाड़ी है, वो बंगला है, वो शोहरत है, वो जो भी है, जो भी चाहोगे वो सब मिल जाएगा। अब बताइए कितने लोग डायमंड बनना चाहेंगे? चलिए अब डायमंड कैसे बनना है उसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे बातचीत करता हूं, राइट? अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं विजन। हिंदी में इसको कहते हैं दूरदृष्टि। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि, दूर का देखना। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उन सब में ये खूबी थी कि वो बहुत दूर का देखते थे। वो अगर 1980 में थे तो उनको ये आभास था कि 1990 में क्या होगा। हेलो, और जो 1990 में थे विजनरी थे, उनको आभास था कि 2000 में क्या होगा। और जो अभी 2024 में हैं, जो विजनरी हैं, उनको ये आभास है कि 2034 में क्या होगा और 2050 में क्या होगा। और इसीलिए ये जो विजनरी लोग हैं ना, ये दुनिया में बहुत नाम, शोहरत, पैसा, मान सम्मान सब कुछ कमाते हैं। आप थोड़ा सा अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा, अध्ययन करेंगे तो ये मालूम चलेगा कि 1970 से 1980 का जो दशक था, जो 10 साल थे, उन 10 सालों में अगर कोई व्यक्ति प्लास्टिक के काम से जुड़ गया वो करोड़पति बन गया। हेलो, क्योंकि उस समय प्लास्टिक नहीं था, जानता ही नहीं था प्लास्टिक क्या होता है। क्या था उस समय? स्टील था, लोहा था, ये सारी चीजें थी। आज अगर आप प्लास्टिक का धंधा करेंगे तो बहुत सारी जगह तो बहुत सारा प्लास्टिक तो बैन है, आप कर ही नहीं सकते। हेलो, लेकिन 1970-80 में जिन्होंने किया उन्होंने बहुत पैसा बनाया। 1980 से 90 का जो दशक था वो दशक था इलेक्ट्रॉनिक्स का, जब टीवी आया था, जब शादियां होती थी गांव में, अगर दहेज में टीवी मिल जाता तो चर्चा होती थी कि यार उनको टीवी मिला है। हेलो, वो टीवी का दौर था, वीसीआर का दौर था। टीवी वीसीआर के जो मैकेनिक थे वो करोड़पति बन गए उस समय। हेलो, एक 5 रुपए की चिप डालते थे, 500 रुपए ले लेते थे ठीक करने के। 1990 से 2000 का जो दशक था वो दशक था आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आया। जिन लोगों ने उसमें काम किया, देखिए आज कुछ ऐसे नाम हैं दुनिया में जिनकी शुरुआत 1980 के बाद हुई।
बिल गेट्स जानते हैं आप? उनकी ऐसा नहीं कि पुरानी पुस्तकें बहुत पैसे वाली थी। अजीम प्रेम जी जानते हैं, नारायण मूर्ति जानते हैं, ये सारे उसी समय के पैदा हुए लोग हैं। उन्होंने फोकस किया आईटी के ऊपर में, उनको वो विजनरी थे, उनको मालूम था कि कैसे कैसे चीजें होंगी। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि ये तो ठीक है, अब ये बताओ आने वाला टाइम किस चीज का है। हमारे देश में लोग भविष्यवाणी में बड़ा विश्वास करते हैं। आने वाला समय किस चीज का है वो लॉजिकली जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तार्किक रूप से जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये कह दूं कि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है और आप जुड़ जाओ तो वो सही तरीका नहीं है। शिक्षा का जो असली मकसद है वो होना चाहिए कि वो आपको एम्पावर करे, वो आपको शक्तिशाली बनाए। शिक्षा लेने से आप अपने डिसीजन जल्दी ले सके और स्ट्रॉन्ग ले सके, ऐसे स्ट्रॉन्ग ले सके कि फिर 1000 आदमी भी मना करें तो भी आप अपना रास्ता नहीं बदलो। शिक्षा का असली मकसद वही होना चाहिए। और वैसी ही कुछ चीजें मैं बहुत सारी आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आप निराश मत होइए, बता नहीं पाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जंडी है, कितने लोग मानते हैं इस बात को? हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स स्टार्ट किया। चैट विद सुरेंद्र वत्स कितने लोग देखते हैं? अच्छा, कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है? सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अब बहुत सारे लोगों की कृपा तो यहीं पे अटकी हुई है। हेलो, तो कृपा कैसे चालू होगी बताइए? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो कृपा कैसे होगी? हर मंगलवार को रात 8 बजे आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा, एक नया इंटरव्यू आएगा और वो इंटरव्यू आपको चार्ज भी करेगा और आपको सही डायरेक्शन भी देगा। दोनों काम करेगा, मोटिवेशन और एजुकेशन दोनों मिलेंगे उससे। फिर आप पूरा हफ्ता काम करेंगे, अगले मंगलवार को फिर रात्रि 8 बजे फिर एक नया इंटरव्यू आ जाएगा। तो वो कृपा वहीं पर अटकी हुई बहुत सारे लोगों के। और बहुत सारे लोग अगर सब्सक्राइब किए हुए देख नहीं रहे हैं तो फिर कैसे बात बनेगी? फिर भी बात नहीं बनेगी। यस और नो? तो अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो चैट विद सुरेंद्र हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो उसके बाद में बहुत सारे लोगों के कॉल आने लगे जो अदर दूसरी कंपनियों के भी लोग थे। उनके फोन आते हो, कहते जी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, बताओ क्या करूं, मेरी अपलाइन मेरे को सहयोग नहीं कर रही, बताओ क्या करूं, ये लिस्ट कैसे बनाते हैं, मैं लोगों से बात करता हूं, लोग जुड़ते नहीं है, क्या करूं। तो शुरुआत में तो एक नंबर था, ऑफिस का नंबर मेरे पास ही रहता था। तो कोई भी कॉल आता मैं उठाता और मैं उसको बता देता कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो चलता रहता। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ज़्यादा फ़ोन आने लग गए। अब ज़्यादा फ़ोन आने लग गए तो एक एक आदमी से बात करना उतना समय था नहीं। फिर मैंने नंबर दे दिया स्टाफ में किसी व्यक्ति को कि यार तुम अटेंड करो भाई, कोई ज़रूरी हो तो ही मेरे को बताना। अब कॉल उनके पास में बहुत आने लग गए। वो बोले जी ऐसे ऐसे कॉल आते हैं, हम क्या जवाब दें? तो वो जवाब देने नहीं पाए। तो फिर मैंने बहुत आराम से सोच के कि यार लोगों की हेल्प करनी है, कैसे हो सकती है, कैसे उनको रास्ता दिखाया जाए, जिनको अपलाइन भी अच्छा नहीं मिला, जिनको अपलाइन दूर रहता है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक धीरे धीरे दिमाग में पिक्चर सी बनना स्टार्ट हुई और वो पिक्चर एक बुक के रूप में निकल के आई है। और ये बुक आज से 15 दिन पहले लॉन्च हुई, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। और इस बुक को कितना पूरी इंडस्ट्री ने पसंद किया। आरसीएम वाले तो इमोशनल हैं, आपने तो पसंद इसलिए कर लिया कि चलो सर की बुक है मैं खरीद लेता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जो ऐसे कनेक्टेड नहीं थे, उन्होंने इसको इतना पसंद किया कि अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सामान खरीदते हैं। किताब में आपको मालूम है अमेजोन की जो शुरुआत हुई थी, अमेजोन जो कंपनी बनी, सबसे पहले वो सिर्फ किताबें बेचती थी।
हेलो, किताबें बेचने से उसकी शुरुआत हुई थी, फिर धीरे धीरे साबुन तेल सब कुछ बेचने लगे। तो अमेज़न आज भी किताबों की कैटेगरी में वो बहुत मानी जाती है। तो अमेज़न पे लगभग 50-60 लाख किताबें हैं जिसको आप अमेज़न से खरीद सकते हो। उन 50-60 लाख किताबों में ये किताब लॉन्च होने के 48 घंटे के अंदर अंदर 10वें नंबर पे आ गई थी। और अब अमेज़न पे बहुत सारी किताबें हैं, उनमें फिर कैटेगरी होती है। ये किताब धार्मिक है, स्पिरिचुअल कैटेगरी में आ गई। ये किताब एकेडमिक एजुकेशन में आ गई, बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई की किताबें होती हैं। कुछ किताबें वो हेल्थ की कैटेगरी में आ गई। कुछ किताबें होती हैं सेल्स, हमारा जो काम है सेल्स का है, तो ये किताब सेल्स की कैटेगरी में आती है। तो ये किताब 24 घंटे के अंदर सेल्स कैटेगरी में नंबर 1 पे आ गई थी। और बड़ी खबर ये है कि ये पिछले 15 दिनों से लगातार नंबर 1 की पोजीशन पे है। तो लोग इसको इतना प्यार दे रहे हैं, इतना उनको अच्छा लग रहा है। और कल मैं हालांकि एक देखिए, जिंदगी में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आप में से बहुत सारे साथी आप आए हैं, बाहर कुछ पैसा भी लगा होगा, आपको शायद लगा होगा कि यार ये पैसा ज़्यादा है, आप शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बहुत बार ऐसी स्थितियां होती है, समय भी लगाया आपने, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने का तरीका यही है, बगैर सीखे आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। मैंने किताब लिखी, इतने सारे लोग पढ़ भी रहे हैं, उसके बावजूद मैं पिछले 3 दिन से जिम कॉर्बेट में था, रामनगर में। लोगों को सिखा नहीं रहा था, अभी तो सीख रहा था। एक ट्रेनिंग चल रही थी और मैं आपकी तरह डायरी पेन लेके उधर बैठा था। 3 दिन तक लगातार, सुबह से लेकर रात तक। सब्जेक्ट था कि अपने पोटेंशियल को, अपने पीक पोटेंशियल पे कैसे पहुंचे। हमारे अंदर की जो क्षमताएं हैं, उन अक्षमताओं का अधिकतम उपयोग कैसे करें। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में अपने पोटेंशियल का, पोटेंशियल मतलब अंदर में जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का मुश्किल से 5 से 7% इस्तेमाल करता है। 90% से ज्यादा अपने साथ में लेके चला जाता है। हेलो, तो वो जो प्रोग्राम था वो ये था कि जो हमारा अंदर छुपा पड़ा है अभी, उसको कैसे बाहर निकालें। मैं वहां गया, लगभग 15,000 रुपए की फी थी 3 दिन के प्रोग्राम की वहां पे। और ऐसा नहीं कि आज मेरे पास में पैसा इसलिए मैं गया, आज मेरे पास में पैसा तो, लेकिन टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा ना। लेकिन जिस समय मेरे पास में पैसा नहीं था, जिस समय मैं ऐसे दोराहे पे खड़ा रहता था कि दिन का खाना खा लूं या किताब खरीद लूं रेलवे स्टेशन से, मैंने ये सुना कि यार एक दिन का खाना छूट गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छी किताब लग रही है, शायद इस किताब से अगर 4 लाइनें अच्छी मिल गई तो शायद जिंदगी में नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाए। उस समय मैंने किताबें पढ़ी, उस समय मैंने ट्रेनिंग अटेंड की। मैंने शिवखेड़ा जी का एक प्रोग्राम अटेंड किया था। शिवखेड़ा जी का नाम सुना आपने? 4 दिन का प्रोग्राम था उनका। मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, 40,000 रुपया मैंने पे किया उनके 4 दिन के प्रोग्राम। तो ये मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने वाकई आप सीरियस हैं जिंदगी में आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जिस लेवल पे आप हैं, आज आपका लेवल मान लेते हैं, आपका लेवल है ईगल। ईगल का लेवल आपने इसलिए पहुंचा, आपके पास कुछ जानकारी इंफॉर्मेशन है, वो आपको ईगल तक लेके आ गई। अगर आपने ईगल से ऊपर जाना, विनर बनना है, तो उन इंफॉर्मेशन से बात नहीं बनेगी। शायद आपको अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे तो आप विनर पे चले जाएंगे।
और विनर पे जाने के बाद में फिर आपको कुछ अपनी स्किल्स को थोड़ा और दुरुस्त करना पड़ेगा और थोड़ा शार्पन करना पड़ेगा। वो फिर आपको रॉयल्टी, टेक्निकल और अगले लेवल पे लेके चली जाएंगे। सहमत है आप मेरी बात से? हम बातचीत कर रहे थे बुक्स की। किस टॉपिक से शुरुआत किया था हमने? विजन की बात करते करते हम लोग आ गए थे। हाँ जी, हाँ, हमारे अंदर जो पोटेंशियल है उसको बाहर हम तभी निकाल सकते हैं जब हम कुछ सीखेंगे, तो बाहर निकलेगा, पोटेंशियल बाहर निकलेगा। राइट। तो संक्षेप में बातचीत करता हूँ। तो जब वो बहुत सारे फोन्स हमारे पास में आ रहे होते थे कि भाई क्या करें क्या करें, तो फिर हमने किताब निकाली। अमेज़न पे मैंने बताया कि सेल्स की कैटेगरी में नंबर 1 की पोजीशन पे अभी है। और इसमें किस सब्जेक्ट पे मैंने बातचीत की? मैंने उसी सब्जेक्ट को इसमें लिखा जिस सब्जेक्ट पे मैं सबसे ज़्यादा बात करता हूँ। पिछले 22 सालों में मैंने अगर किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा बात किया है तो वो बात किया है 6 बेसिक्स के ऊपर में। 6 ऐसे काम वो अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम, आपका नेटवर्क बढ़ता रहेगा। और इस बुक में 6 बेसिक हैं, 6 चैप्टर तो 6 बेसिक के हैं। उसके अलावा एक टॉपिक है विजन का और एक टॉपिक है सही कंपनी का चुनाव कैसे करना चाहिए। वो टोटल 8 टॉपिक हैं। तो विजन का इसमें पूरा एक डिटेल टॉपिक है और इस टॉपिक में हमने डिटेल से बातचीत किया है कि डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में क्यों चलेगी। सबसे पहला टॉपिक यही है। इसमें आपको एक चार्ट दिखाई देगा, एक टेबल है एक्चुअली। वो टेबल आपको ये बताएगी कि हमारी जो स्थिति है पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की, वो ये है कि हमारा स्थान 12वां है, अमेरिका पहले नंबर पे है। और इसी में लॉजिकली आपको ये भी जानने को मिलेगा कि 2050 के लगभग हम दुनिया में पहले नंबर पे पहुंच जाएंगे और $1 लाख मिलियन का कारोबार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करना है। तो मैं आपको सिर्फ ये नहीं कहना चाहता कि डायरेक्ट सेलिंग का विजन भविष्य बहुत बढ़िया आप कर लीजिए। ये किताब आपको लॉजिकली इंपावर करेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी कि यस ये लॉजिक है। हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता है, इसलिए ये हमारे यहाँ पे चलेगा। हमारे यहाँ पे 54% से ज़्यादा बेरोजगारी है, इसलिए यहाँ पे चलेगा। वो सारे लॉजिक्स इस बुक में विजन वाले चैप्टर के तहत मैंने कवर किए हैं। तो किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो उसके लिए पहली चीज़ ये है, आपको ये रहेगा कि सर ये मिलेगी कैसे किताब? तो अमेज़न पे आपको मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग थोड़ा उतना फ्रेंडली नहीं है। तो रात को ही मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने जयप्रकाश जी को बोला, मैंने कहा यार बुक कैसे अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि मैंने आना है जिम कॉर्बेट से। तो मैंने पब्लिशर से रिक्वेस्ट किया स्पेशली कि सर कैसे भी करके कुछ बुक्स आप भिजवा दीजिए फरीदाबाद। और उन्होंने कुछ बुक्स भिजवाई हैं। पोद्दार पिकअप सेंटर, क्या नाम है उनका, वंडरवर्ल्ड जो है, हाँ जी, यम्मी, क्या बढ़िया नाम चुना है। यम्मी पिकअप सेंटर पे अवेलेबल रहती हैं और उन्होंने कुछ बाहर शायद कुछ बुक्स उनके पास में होंगी तो वो बाहर भी आपको मिल जाएंगी। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप पब्लिशर से बात करके कंसेशनल रेट आप जरूर अवेलेबल करवाना, ताकि अमेज़न से सस्ती उनको यहाँ पे मिल जाए। तो वो उन्होंने स्पेशली आपके लिए यहाँ पे रखा है। तो कुछ साथी लिमिटेड सी किताब है, आप अभी नहीं जाना, बाहर जाते हुए आप ले लेना। तो हम बात कर रहे थे विजन की। ये तो तय है, आंकड़े बता रहे हैं, CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ये बता रहा है कि हिंदुस्तान सबसे स्पीड के साथ में ग्रो कर रहा है पूरी दुनिया में। हेलो, आज जो $3,000 मिलियन का टर्नओवर है वो $1 लाख मिलियन हो जाएगा, ये तो तय है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है
कि उस 1 लाख मिलियन डॉलर में से आपकी टीम का कितना होगा। हेलो, जब इतिहास लिखा जाता है ना, 2 तरह के लोग होते हैं। हेलो, कितनी तरह के लोग होते हैं? 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो उस इतिहास का हिस्सा बनते हैं। जब दांडी यात्रा शुरू हुई, गांधी जी ने शुरुआत की, कुछ लोग दांडी यात्रा का हिस्सा बने, लेकिन ज्यादातर लोगों ने दांडी यात्रा को देखा। हेलो, हमेशा 2 तरह के लोग रहते हैं इतिहास में। तो आपके पास में भी मौका है, ये जो 3000 से 1 लाख मिलियन डॉलर की जो जर्नी है, आप इसका हिस्सा भी बन सकते हैं या इसको आप बाहर खड़े होके घटित होते हुए भी देख सकते हैं। आदरणीय बीसी चावड़ा जी एक चीज बोलते हैं कि जिंदगी अगर मौका दे तो दर्शक नहीं खिलाड़ी बनना चाहिए। कितने लोग खिलाड़ी बनना चाहते हैं? खिलाड़ी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? खेलना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा। यस और नो? अब फील्ड में उतरते समय आपने किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए आते हैं 6 बेसिक्स। 6 काम अगर आप सही से कर लेंगे फील्ड में, तो ऑटोमेटिकली आपका बड़ा नेटवर्क बनने लग जाएगा। इसको बोलता हूं मैं 6 बेसिक्स इक्वल टू बिग नेटवर्क। बाय डिफॉल्ट बनेगा ये। H2O मतलब पानी। H2O मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड, पानी। देसी भाषा में अगर कहें तो H2O मतलब पानी। H2O बोल दिया तो मतलब पानी बोल रहे हैं। वो बहुत साइंटिफिक है, जैसे वो साइंटिफिक है उतना ही साइंटिफिक ही है। अगर आपने 6 बेसिक पे काम किया तो आपके नीचे बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, बड़ी टीम ऑटोमेटिकली डेवलप होगी, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। राइट? 6 बेसिक्स में पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप बड़े काम नहीं कर सकते। आप अगर अच्छे बैट्समैन बनना चाहते हैं क्रिकेट में, तो आपका जो कोच है वो क्या करवाएगा? आपकी जो बैटिंग करने के जो बेसिक्स है ना, पहले वो मजबूत करवाएगा। हेलो, क्या बेसिक्स हैं? बैट को कैसे पकड़ना है। बैट को आप दोनों हाथों से पकड़ेंगे, कौन सा ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, कैसे रहेगा, वो कौन बताएगा? कोच। वो बेसिक है कि बैट को कैसे पकड़ना है। फिर जब बॉल आ रही है तो आपने बॉल को कैसे देखना है, उसका बल्ले का फ्लो कैसे होना चाहिए, क्या है कि बेसिक्स है। अगर आपने एक अच्छा बॉलर बनना है क्रिकेट में, तो बॉल को कैसे पकड़ना है, किस एंगल से आप पकड़ेंगे तो वो घूमेगी, किस एंगल से पकड़ेंगे तो स्पीड में जाएगी। तो ये क्या है? बेसिक्स। तो वो बेसिक्स पहले कोच मजबूत करवाता है। वो बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर आप बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं, बॉलर हैं तो अच्छी आप बॉलिंग कर पाते हैं। तो हर जगह बेसिक चाहिए। अगर आपने अच्छा गायक बनना है तो जो गायन के गुरुजी हैं वो क्या करवाएंगे? पहले बेसिक सिखाएंगे। और गायन के बेसिक क्या है? सारे गामा पाधानी सा। यस और नो? तो पहले वही चलता रहेगा कई महीनों तक। आप जा रहे हैं बस सारे गामा पाधानी सा ही चल रहा और कुछ नहीं चल रहा है। आपके अंदर पेशेंस नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर कोई तो गाना वाना सिखाइए, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सारे गामा पाधानी सा अगर सही से नहीं बोलने आया ना, फिर आप कुछ नहीं बोल सकते। और ये अगर बोलने आ गया तो फिर आप कैसा भी गाना हो आपके सामने, आप उसको अच्छे से गा पाएंगे। राइट? सो अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, आप बड़ी टीम बनाना चाहते हैं,
टीम में बहुत सारे लीडर तैयार करना चाहते हैं, जितनी भी चीजें करना चाहते हैं वो तब होंगी जब आपका क्या मजबूत होगा, 6 बेसिक्स मजबूत होगा। और टीम को 6 बेसिक पे लाने के लिए एक ही तरीका है, खुद पहले 6 बेसिक का पूरी ईमानदारी के साथ में पालन करना। राइट? 6 बेसिक इस प्रकार से इनको डिजाइन किया गया है कि ये बहुत आसान है करने, इसमें कोई टिपिकल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इनमें कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा भारी भरकम है, मेरे से नहीं होगा। जैसे पहला बेसिक ये कहता है आरसीएम के उत्पादों का इस्तेमाल करें। मुश्किल है? हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बस इतना सा करना है, आप आरसीएम में जुड़ गए हैं, आप सीरियस हैं। कितने लोग सीरियस हैं? हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। अगर आप सीरियस हैं तो अपने आप को चेक कर सकते हैं। बताऊं पैमाना क्या है चेक करने का? आप अभी यहीं बैठे बैठे ईमानदारी के साथ में ये सोचिए कि सुबह से लेके अब तक जो भी उत्पाद आपने इस्तेमाल किए हैं, क्या वो सारे आरसीएम के किए हैं? अपने आप से पूछिए, एक बार थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। सुबह उठे, टूथ ब्रश किया तो ब्रश कौन सा था, पेस्ट कौन सा था, नहाए तो साबुन कौन सा था, तेल कौन सा था, क्रीम कौन सी लगाई, और अभी जो आपने पहना हुआ है तो वो क्या पहना हुआ है, वो पैंट देखिए, वो शर्ट, वो सॉक्स, वो सारी चीजें एक बार एनालिसिस कीजिए। तो आपको अपने आप से जवाब मिलेगा कि आप सीरियस हैं या नहीं हैं। हेलो? अगर आप सीरियस हैं तो आपकी टीम सीरियस हो जाएगी। हेलो? और अगर आप सीरियस दिखने का नाटक कर रहे हैं तो आपकी टीम आपसे 2 गुना ज्यादा नाटक करेगी। राइट? तो पहला बेसिक सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इतना करना है कि आज तक घर में जो सामान इस्तेमाल हो रहा था उस सामान को बाहर या तो पड़ोसी को दे दो। हेलो? पड़ोसी बोलेगा यार टूथपेस्ट तो किसी ने नहीं दिया आज तक, तू क्यों दे रहा है मुझे? तो आप बता सकते हैं कि सर मैं एक ऐसी कंपनी से जुड़ा हूं जो स्वास्थ्य रक्षा पे काम करती है। हेलो? किस पे काम करती है? स्वास्थ्य रक्षा पे काम करती है। सारे प्रोडक्ट हमारे पास में ऐसे मिल गए हैं मुझे कि जो स्वास्थ्य पे बहुत अच्छे हैं। आपके यहाँ तो ये पुराने वाला टूथपेस्ट था तो मुझे लगा कि चलो मैं वर्मा जी को दे देता हूँ, शायद इस्तेमाल कर लेंगे। तो वर्मा जी पूछेंगे या नहीं पूछेंगे कि भैया कैसे प्रोडक्ट है, क्या है? यस और नो? तो आपने बस पहला लॉजिक यही करना है सर, बिल्कुल आराम से काम का आपने ये करना है, घर पे सारा सामान आरसीएम का इस्तेमाल करने लग जाए बस। महिलाएं हमारे बीच में हैं, मातृशक्ति, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बहुत बार तो प्रोडक्ट मिल नहीं पाते, मिलते हैं तो फिर ये रहता है कि मेरी पसंद का कलर नहीं मिला, कलर का सूट मिल गया तो फिर चुन्नी नहीं मिली। तो देखो उस कैलकुलेशन में अगर आप रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। जो भी मिल रहा है वो एक वर्दी है, जैसे फौज की वर्दी होती है, डॉक्टर की वर्दी होती है, वैसे वर्दी पहन के अगर आप काम करेंगे तो फिर आप किचन में नहीं रहेंगे, फिर आप स्टेज पे आ जाएंगे। आरसीएम की हमारी बहुत सारी यूएसपीज हैं। यूएसपी को बोलते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि खास चीज, बिल्कुल एकदम सबसे इंपॉर्टेंट वाली है। हमारी जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो मालूम है क्या है? वो है हमारे प्रोडक्ट।
क्या है सबसे बड़ी यूएसपी? वो हमारे प्रोडक्ट हैं। हमारे प्रोडक्ट में दो चीजों का संगम है। पहला ये कि क्वालिटी बहुत अच्छी है और दूसरा ये कि दाम वाजिब हैं। मैं इसको कहता हूं क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की और रेट लोकल मार्केट वाले। ये डायरेक्ट सेलिंग में अगर कहीं संभव है तो वो सिर्फ आरसीएम में ही संभव है। It happens only in RCM। ये जो दो चीजों का संगम है ना, कहीं नहीं मिलेगा सर आपको। आपको डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कंपनियां मिलेंगी जो आपको 300 रुपए का टूथपेस्ट देंगी। हेलो, लेकिन उस 300 रुपए की क्वालिटी का या उससे भी बढ़िया पेस्ट 60 रुपए में सिर्फ आरसीएम ही दे सकती है, बाकी जगह संभव नहीं। तो जो हमारी यूएसपी है ना, उसको सबसे आगे रखना चाहिए हमें। चलती फिरती आरसीएम का सेंटर बन जाइए आप। कौन से वीडियो चल रहा है? हेलो, कितने लोग बनना चाहते हैं चलता फिरता सेंटर? कैसे बनेंगे? ऊपर से नीचे आरसीएम। आपने सतीश पंडित का नाम सुना है? कितने साथियों ने सुना है? पंडित जी की बहुत शानदार ऑडियो है, वो आप सुनिए यूट्यूब पे जाके। सतीश पंडित जी का थोड़ा सा मैं परिचय ये दूं जो लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने 2 नवंबर 2002 में आरसीएम ज्वाइन किया था। कब किया था? नवंबर 2002 में ज्वाइन किया और दुर्भाग्य से अक्टूबर 2005 में वो एक्सपायर हो गए। सिर्फ 3 साल काम किया, लेकिन 3 साल में उन्होंने ऐसा कुछ किया कि लोग आज उनके एजुकेशन को फॉलो करते हैं, उनके कदमों पे चलने का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं भी 3 साल में कुछ ऐसी टीम बनाऊं कि मेरे 20 साल के बाद भी मेरी टीम जिंदा रहे और मेरे घर में पैसा है। पंडित जी के घर में आज भी आ रहा है। तो पंडित जी की घटना बता रहा हूं मैं प्रोडक्ट की, उसके ऊपर में। पंडित जी को मैंने ज्वाइन करवाया 2002 में। उस समय सिर्फ पैंट शर्ट 2 ही प्रोडक्ट आते थे। आज तो आपके पास में भरमार है प्रोडक्ट की। आपके नखरे रहते हैं। 10 अगर वंडर वर्ल्ड पे नहीं है तो आप नाराज हो जाते हैं कि यार प्रोडक्ट ही नहीं है। तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट थे, पैंट शर्ट। मैं पंडित जी को सेंटर पे लेके गया। हमारे जो सेंटर रहते थे उस समय उनको बोलते थे, पिकअप सेंटर नहीं, उसको बोलते थे आरडी, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप बोलते थे, एक नाम था उसका, आरडी बोलते थे। तो मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी 3 पैंट शर्ट लेनी है, बस आप अपनी पसंद से थोड़ा कपड़ा ले लो, क्योंकि अभी ये ही पहनना है। पहले दिन बंदे को ज्वाइन करवा रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं कि पंडित जी अपनी पसंद का ले लो, अब यही पहनना है। अब पंडित जी ने पहले तो ऐसे ही थे कि चलो यार दे दो, एक किट दे दो मुझे भी। तो जब मैंने बोला अपनी पसंद का ले लो, तो उन्होंने फिर उसको चेक किया। और चेक कैसे करते हैं हम लोग कपड़े को? ऐसे छू के करते हैं। और पंडित जी ने अपना एक्सपीरियंस अपनी एक ऑडियो में बताया है कि जापान के लोग, जापान वाले जो ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, जापान वाले ये रिसर्च कर रहे हैं कि हिंदुस्तानियों की 2 उंगलियों में ऐसा कौन सा सेंसर है जो कपड़े को छूते ही बता देता है कितने रुपए का होगा। तो पंडित जी ने भी उस सेंसर का इस्तेमाल किया और फिर थोड़ा सा नाक सी सिकोड़ी, क्योंकि कपड़े की क्वालिटी उनको उतना जमी नहीं। उस समय 1280 में 3 पैंट 3 शर्ट आती थी। पंडित जी ने कहा कि मैं तो रेडीमेड पहनता हूं। रेडीमेड नहीं है क्या?